अगेन वेलकम टू द कैफे आईएएस। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट्स के बारे में। देखिए, चार्टर एक्ट क्या थे कि कंपनी को एक चार्टर मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था कि आपके पास इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट है ट्रेड करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कंडीशन चेंज होती हैं और भी कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो हम हर 20 ईयर्स पे ये रिव्यू करके रिन्यू करेंगे आपका चार्टर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हर 20 ईयर्स में इसको रिन्यू किया जाना था। तो देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। 1793 के अगला चार्टर एक्ट कब आया? 1813, फिर 33 एंड 53। उसके बाद तो गदर हो ही गया था, यानी 1857 में रिवॉल्ट हो गया था। यानी कि ये कितने एक्ट आए चार्टर एक्ट? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये चार ही चीजें हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद चार्टर एक्ट 1793। तो उसमें रिव्यू करने पे कहा कि चलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिव्यू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिव्यू किया चार्टर को, तो उन्हें कहा कि कंपनी को एक्सक्लूसिव जो ट्रेड राइट्स थे, यानी कि ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में ईआईसी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने कहा चलो अगली बार देखेंगे, इस बार आपके लिए हमने ये एक्सक्लूसिव राइट्स आपके पास ही रखे हैं। चलो, ट्रेड मोनोपोली आपकी है, लेकिन लेकिन हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था इंडिया को। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों पीछे रहती है? उन्होंने कहा कि हमने आपको ट्रेडिंग के राइट्स दे रहे हैं, बदले में हमको क्या दोगे, यानी डील क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रखा ये डील कि अगर हम आपको ट्रेड मोनोपोली दे रहे हैं अगले 20 साल के लिए, तो आप क्या करोगे? हमें भी कुछ दोगे। क्या दिया, क्या मांगा उन्होंने कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स एक्ट में एस्टेब्लिश किया था, उसकी सैलरी आप इंडियन रेवेन्यू से दोगे, हम नहीं देंगे, इंडियन रेवेन्यू से दोगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को आप हर साल 5 लाख ब्रिटिश पाउंड दोगे। ठीक है, तो ये एक डील थी कि आपकी 20 साल तक हम ट्रेड मोनोपोली रखेंगे, लेकिन बदले में हमें सैलरी चाहिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इंडियन रेवेन्यू से, और 5 लाख ब्रिटिश पाउंड चाहिए हर साल गवर्नमेंट को। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल को थोड़े से और पावर दिए गए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, और पावर दिए गए। राइट। अब आया 20 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार थी 13 तक, लेकिन अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है। पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, ये वो दौर था जब यूरोप में वॉर चल रहे थे, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। फ्रांस को लीड कौन कर रहा था? नेपोलियन। तो नेपोलियन बहुत पावरफुल था इस टाइम। उसने क्या किया, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उसके लिए पोर्ट्स को सबको बंद कर दिया। पोर्ट्स बंद होने से क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का बंद हो गया ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए। तो ट्रेड बहुत सिवियरली हैम्पर हुआ। अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था, उन्होंने कहा था भैया इंडिया चलते हैं, इंडिया अच्छा मार्केट मिल जाएगा हमें। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि भैया ईआईसी की मोनोपोली को खत्म कर दो, हमें भी थोड़ा ट्रेड करने दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि भैया हम आपके मोनोपोली को एंड करने वाले हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि भैया हम आपको तो हर साल पैसे दे रहे हैं, थोड़ा सा तो लिहाज कीजिए हमारा भी, थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन दीजिए हमें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो हम आपकी मोनोपोली एंड कर देते हैं हम आपकी, लेकिन जो टी का ट्रेड है आपका, और जो ट्रेड है चाइना के साथ आप करते हैं, उसमें अभी भी आपकी मोनोपोली रहेगी। तो 1813 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट में कहा कि मोनोपोली तो खत्म है, लेकिन टी ट्रेड में और चाइना के साथ ट्रेड में आपकी मोनोपोली इंटैक्ट रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, अब ट्रेडर्स आए, यानी ट्रेडर्स आना शुरू हुए, और ट्रेडर्स के साथ कौन आना शुरू हुए? क्रिश्चियन मिशनरीज भी आना शुरू हो गए। यानी ट्रेडर्स के साथ मिशनरीज आना शुरू हुए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन।
तो 1 लाख रुपए उसके लिए रखे गए। किसके लिए रखे गए? लिटरेचर और एजुकेशन के प्रचार प्रमोशन के लिए इंडिया में। हालांकि ये कुछ कभी हुआ नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए रखे गए वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड के लिए। ठीक है। अब साथ में क्या हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को पावर दे दी गई कि आप टैक्स कर सकते हो। टैक्स की पावर थी, टैक्स की अथॉरिटी थी। और साथ में जो टैक्स ना दे उनको आप पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी चीजें आप याद रख लीजिए, कनेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड आपको पता है, पिछला एक्ट पता है, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में आपको सबसे पहले एक चीज याद करना है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल जो बंगाल हुआ करता था वो क्या कर दिया गया, इंडिया। यानी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग थी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। यानी गवर्नर जनरल जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया एक नया पोस्ट। और जीजीबी जो पहले सुप्रीम हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो नहीं रहा, वो रहा अभी, वो हो गया अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले जीजीआई कौन थे? विलियम बेंटिक। ये देखो, विलियम बेंटिक। ठीक है। दूसरी चीज है उसमें देखिए कि पहले जो थोड़ी सी बची हुई थी मोनोपोली ईआईसी की टी में और चाइना के साथ ट्रेड में, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कंप्लीटली मोनोपोली एंड कर दी गई 1833 में। ओके, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अभी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी तो बढ़ी रही थी, वाइस ये जीजीआई बना दिया है इसको, तो इसको कुछ तो नया करेंगे भाई, कुछ तो नया तो प्रमोशन हुआ है, जीजीबी से जीजीआई हुए हो, मतलब एक पोस्ट अच्छी बनी है। तो उसको क्या किया भाई, तुम चलो एक काम करो, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर रख लो, यानी कि सिर्फ लॉ तुम ही बना सकते हो। यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग राइट्स यानी लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए गए। यानी कि लो, कोई और नहीं, सिर्फ तुम, बस तुम, हाँ तुम, बस तुम। इस तरह की सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज बढ़ती रही, कंट्रोल बढ़ रहा। अब इसमें एक चीज हुआ था कि इससे पहले जो लॉ बनते थे ना, उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, रेगुलेशंस। अब इसमें ये प्रोविजन था इस वाले एक्ट में कि अभी जो भी लॉज बनेंगे उनको क्या कहा जाए था, एक्ट कहा जाएगा, एक्ट। ठीक है, एक्ट कहा जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ना तो तुम पॉलिटिकल अफेयर देख सकती हो, ना रेवेन्यू वाला भी बहुत ज़्यादा देख सकती हो। तो मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन देखो आप, रेवेन्यू तो देखोगी पर मेनली आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो। पॉलिटिकल अफेयर में आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब गॉड बनाने की एक तरह से हो गई थी ना कि भाई गौ जीजीआई है, लॉ कोई भी लॉ बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो गॉड बना सकता है। गॉड के क्या होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट याद हो गया, एक्ट ऑफ गॉड। अब गॉड बन गए तो कुछ वेलफेयर का भी काम करेंगे। तो इसने क्या किया कि भैया हम मेरिट से सिविल सर्विसेज में लोग सेलेक्ट करेंगे, कि उसका कंपटीशन ओपन कर दो। यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, टॉप ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो रिकमेंड करते थे अपने अपने कैंडिडेट्स, और वो सिलेक्ट होते थे, सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हो जाते थे। इसने कहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, कि एक काम करो, ओपन कंपटीशन रखते हैं, मेरिट के हिसाब से लेंगे। लेकिन इन्होंने अपोज किया, इसको होने नहीं दिया। लेकिन कोशिश तो की गई थी, पर होने नहीं दिया। करेक्ट। और इसमें एक प्रोविजन और था कि लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। राइट, लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? अब देखो, जीजीआई याद रख लो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद रखोगे, तो गॉड, गॉड ने वेलफेयर किया। वेलफेयर क्या किया? ओपन कंपटीशन रखने की कोशिश की सीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। अब इसके एक्ट होने लग गए। ठीक है। और अब लॉ लेजिस्लेटिव पावर थी, लॉ से रिलेटेड है, तो आपको याद आ जाएगा कि लॉ कमीशन अपॉइंट करने के भी प्रोविजन थे इसमें। करेक्ट। तो ये फीचर्स हैं। फिर से 20 साल निकल गए। 20 साल बाद
20 साल बाद एक एक्ट और आया, चार्टर एक्ट 1853। देखो आपको पता है इसके तुरंत बाद 1857 हुआ था, मतलब कुछ साल बाद। ठीक है, तो ये लास्ट चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, 20 साल निकल गए। 20 साल में क्या क्या इसमें नए नए प्रोविजंस आए कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल थी, उनको एक्सक्लूसिव पहले वो दिए गए थे लेजिस्लेटिव पावर, और एग्जीक्यूटिव तो थे ही वे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया, यानी कि पहली बार ये समझा गया कि लॉ बनाना गवर्नमेंट का स्पेशल फंक्शन है। करेक्ट, तो लॉ बनाना गवर्नमेंट का स्पेशल फंक्शन है, इसलिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि एक नई काउंसिल बनेगी लॉ बनाने के लिए, जिसका नाम होगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर थे और मिनी पार्लियामेंट की तरह जिसने एक्ट किया। तो गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेट दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया। लॉ बनाने का काम आ गया सेंट्रल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। ठीक है, इस काउंसिल में आउट ऑफ 6 मेंबर्स, ये 6 मेंबर थे, उसमें से 4 मेंबर्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे। लोकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज लाइक मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये जरूरी नहीं कि ये इंडियन हो, इंडियन नहीं, प्रेसिडेंसी से भले ब्रिटिश ऑफिशियल्स हों या फिर कोई और हो, लोकल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि हर प्रेसिडेंसी का रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो कौन कौन से थे? बीबीएमए, बीबीए, एमबीबीए, एमबीबीएस होता है, एमबीबीए। ठीक है, अभी तक देखो क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 20-20 साल का एक्सटेंशन मिलता जा रहा था ट्रेडिंग राइट्स में। एक बार एक्सेप्शंस के साथ मिल गया, एक बार ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, लेकिन ट्रेडिंग राइट्स थे। लेकिन इस बार क्या किया कि इन्होंने चार्टर को एक्सटेंड नहीं किया, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं दी। तो ये इंडिकेशंस थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि आपको हमने अगले 20 साल तक कोई एक्सटेंशन नहीं दी है, हम आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी कि 1853 के एक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, क्योंकि उसके बाद कोई चार्टर एक्ट आया नहीं। इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन, यानी कि पिछली बार जो गॉड बनने वाले आए थे 1833 में, उन्होंने कोशिश की थी, पर इस बार इंट्रोड्यूस कर ही दिया ओपन कंपटीशन, और साथ में इंडियंस को भी कॉम्पीट करने का अलाउ किया गया, यानी इंडियंस भी अलाउड थे उस ओपन कंपटीशन में। करेक्ट। अब इस और मैकाले कमेटी, ये आपको याद होगा कि पिछले एक्ट में लॉ कमीशन के लिए एक रिकमेंडेशन थी, प्रोविजन था, तो उसी प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए मैकाले कमेटी इसमें गठित कर दी गई 1854 में। ठीक है, अब देखो ये सारे फीचर्स याद तो हो जाते हैं, आप रिमेम्बर कर लोगे, इन सारी चीज़ें मेमोराइज कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो क्या होती है कि कौन सा फीचर किस एक्ट का, ये बड़ी घालमेल सी हो जाती है, कंफ्यूजन होता है। तो उसी से बचने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स याद कर लो, वो याद हो जाएंगी। अब 1853 में आपको क्या याद करना है, मेनली आइडिया हो गया कि यहाँ पे ये ईआईसी को कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं दी गई थी, एंड करने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट चार्टर आया नहीं था। लेकिन फिर भी एक चीज याद कर लो, एसएससी, थोड़े से ब्रीफ याद रखने के लिए, क्या होगा एसएससी से? एस से होगा सेपरेट। सेपरेट में मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट कर दिए गए थे, यानी कि सेपरेट कर दिए गए थे, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। दूसरे एस का क्या मतलब है? स्पेसिफिक, नथिंग वाज स्पेसिफाइड, यानी कि ईआईसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ईआईसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सी, कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, इंडियंस भी अलाउड होंगे उसमें। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें।